गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। रुपए 10 की नोटरी स्टाम्प से नहीं चलेगा काम, अब 50 रुपए की जरूरी। एमपी हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। जी हाँ, आज के हमारे वीडियो का यही टाइटल है। इस टाइटल को मैंने ई बुक के अध्याय 4 में विशेष रूप से आपके लिए तैयार करके रखा है। आज के इस वीडियो में हम एमपी हाई कोर्ट के दो फैसलों पर चर्चा करेंगे, जिसमें नंबर 1 है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में एमसीसी नंबर 2588/2022 एसएमटी जुगनी एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य दिनांक 25 अप्रैल 2024, जो कि नोटरी वकीलों के द्वारा जो नोटरी दस्तावेजों पर नोटरी टिकट, जिसको हम नोटराइल टिकट कहते हैं, चस्पा की जाती है, उसके संबंध में पारित किया गया है। इस पर हम पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। पूरा जो फैसला है उसको मैंने ई बुक के अंदर जो है कि पेस्ट किया हुआ है, वैसा के वैसे ही फैसला उसकी ट्रांसलेशन करके, और इंग्लिश में भी मैंने उसको उसमें लिखा है ई बुक के अंदर। तो पूरी डिटेल जानकारी मैं आपको उस ई बुक के अंदर से दूंगा अध्याय 4 में से। और दूसरा हमारा फैसला है जो शपथ आयुक्तों के संबंध में है, कि वो शपथ आयुक्त जो शपथ पत्र हलफनामे जो तस्दीक करते हैं तो उन्हें किन किन नियमों का पालन करना होगा। इसके संबंध में जो फैसला है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर ने एमपी नंबर 442/2023 मिलेनियम एजुकेशन एंड डेवलपमेंट सोसाइटी एवं अन्य बनाम श्रीमती स्वाति चड्डानी दिनांक 25 अप्रैल 2024, ये दोनों ही आदेश 25 अप्रैल 2024 को पारित किए गए हैं। इसके अलावा जो ई बुक है उसके अध्याय 1 में नोटरी क्या है, नोटरी बनने के प्रमुख नियम, नोटरी क्यों आवश्यक है, भारत में नोटरी का कानूनी महत्व, इन टॉपिकों पर भी हम चर्चा करेंगे। और कुछ व्यवहारिक उदाहरण है उन्हें भी हम देखेंगे। और अध्याय 2 में है ई बुक के भारतीय स्टाम्प अधिनियम और मध्य प्रदेश संशोधन 2014, इस पर भी हम संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। अध्याय 3 में नोटरी कार्यों पर स्टाम्प शुल्क का नियम अनुच्छेद 45, ये ई बुक का अध्याय हमारा जो है कि 3 है। और ई बुक का अध्याय जो है कि 4 तो प्रारंभ में मैंने आपको बता ही दिया। 5 है हाई कोर्ट का आदेश, जिसमें रजिस्ट्री और सभी नोटरी के लिए निर्देश दिए गए हैं। मतलब इस अध्याय में जो रजिस्ट्री है, क्या होता है रजिस्ट्री आखिर, ये हाई कोर्ट ने उसके जजमेंट में भी रजिस्ट्री शब्द का इस्तेमाल किया है। तो ये वो रजिस्ट्री नहीं है जो हम जमीन मकान प्लाट की खरीदी बिक्री करते हैं। ये हाई कोर्ट का एक विशेष विभाग है, जिसके बारे में मैंने डिटेल जानकारी ई बुक के अंदर लिखी हुई है, जहां से मैं आपको आगे की जानकारी दूंगा अध्याय 5 में। अध्याय 6 में गलत स्टाम्प शुल्क के लिए हलफनामों की अभिस्वीकृति, प्रभाव और परिणाम क्या होंगे, इसको अध्याय 6 में लिखा गया ई बुक के, उसमें हम आगे चर्चा करेंगे। और अध्याय 7 में नोटरीज के लिए नई जिम्मेदारियां और संभावित कार्रवाइयां क्या होंगी, ये ई बुक का अध्याय 7 है। और ई बुक का अध्याय 8 है वादियों के लिए वादियों के लिए सावधानियां। सावधानियां इसमें इसलिए बताई गई हैं क्योंकि ये जो हाई कोर्ट में जो आदेश और जो फैसला दिया गया है, उसमें धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत आवेदन दिया जाकर उसमें अतिरिक्त दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लेने के संबंध में निवेदन किया गया था, और उसके साथ जो शपथ पत्र लगाया गया था और नियम अनुसार नहीं लगाया गया था, तो उस आवेदन को साक्ष्य में नहीं माना गया, शपथ पत्र को और आवेदन को भी स्वीकार नहीं किया गया, और दोबारा उसको प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। उसके बारे में डिटेल चर्चा मैं आपको उस फैसले के अंदर से बताऊंगा, जो मैंने आपके लिए तैयार करके रखी है। और अध्याय 9 में न्यायालयीन नियम और प्रशासनिक प्रावधान, कि न्यायालय ने हाईकोर्ट ने कुछ रूल्स और नियम्स बनाए हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और अध्याय 10 में निष्कर्ष और भविष्य के सुझाव, और अध्याय 11 में प्रैक्टिकल उदाहरण और एफएक्यू, मतलब क्वेश्चन और आंसर के जरिए हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का सर हमारा वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रुपए 10 से नहीं चलेगा काम, अब जरूरी है 50 रुपए का स्टाम्प। नोटरी टिकट जो नोटराइल टिकट है लगाई जाएगी, वो 50 रुपए की अब लगाई जाएगी। ये हमारे वीडियो का टाइटल है। एक बार फिर मैं टाइटल आपको पढ़ के बता देता हूँ। रुपए 10 की नोटरी स्टाम्प से नहीं चलेगा काम, अब 50 रुपए जरूरी, एमपी हाई कोर्ट का फैसला। तो आइए सर हम बिना देर किए अब उस ई बुक की ओर बढ़ते हैं, जहां मैंने पूरे फैसले को आपके लिए लिख के रखा है ई बुक के अंदर। उसी में से पूरी डिटेल जानकारी मैं आपको दूंगा। सबसे पहले मैं आपको सिर्फ ई बुक के शीर्षक से परिचित कराऊंगा, और उसके बाद सीधे अध्याय हम 4 पर चलेंगे, और उसके बाद फिर अध्याय 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 अध्यायों के बारे में संक्षिप्त जानकारी दूंगा, क्योंकि सभी अध्याय आज के हमारे इस वीडियो के टाइटल से संबंधित हैं और बड़े ही महत्वपूर्ण विषय हैं।
नोटरी अधिवक्ताओं के लिए भी और शपथ आयुक्त के लिए भी। तो आइए सर, अब हम बिना देरी करे ई बुक की ओर बढ़ते हैं। आइए सर, जैसा कि सर आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर ई बुक। ₹10 की नोटरी स्टाम्प से नहीं चलेगा काम, अब 50 जरूरी, एमपी हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। ये सर हमारे ई बुक का जो है कि टाइटल है, शीर्षक है, और यही हमारे वीडियो का भी टाइटल और शीर्षक होगा। इस ई बुक की लिंक इस वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉपी पेस्ट कर दूंगा, जहां ई बुक डाउनलोड दिखाई देगा। यदि आपको आवश्यकता महसूस होती है तो मात्र 199 रुपए कीमत इसकी मेरे द्वारा रखी गई है, वहां से आप इसको परचेस कर सकते हैं। मैं इसी ई बुक के अंदर से आपको जानकारी दे रहा हूं ताकि आप परिचित हो जाएं कि इस ई बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है, क्योंकि जब आप उसको परचेस करेंगे तो यही सामग्री जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं आपको पीडीएफ के रूप में प्राप्त होगी। इसलिए यदि आपको आवश्यकता महसूस होती है कि ये ई बुक आपके लिए उपयोगी और काम की है, तभी आप इसको परचेस करें। तो आइए सर हम अध्याय 4 की ओर बढ़ते हैं। बुक का अध्याय 4 है सर, जो मैंने आपके लिए विशेष तौर से तैयार किया है। शपथ पत्रों और नोटरी अभिलेखों में स्टाम्प शुल्क की अनिवार्यता एवं विधिक चेतावनी, ये इसका नाम रखा गया है। और उच्च न्यायालय के आदेश क्रमांक एमसीसी नंबर 2588/2022 और एमपी नंबर 442/2023, इन पर हम चर्चा करेंगे। इस अध्याय में हम दो महत्वपूर्ण आदेशों का विस्तृत विश्लेषण करेंगे जो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 25 अप्रैल 2024 को जारी हुए थे। इन आदेशों में स्टाम्प शुल्क और नोटरी कार्यों के संदर्भ में महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं जो कानून और प्रक्रिया के तहत शपथ पत्रों और हलफनामों के वैधता पर प्रभाव डालते हैं। इन आदेशों का मुख्य उद्देश्य न्यायालयों में प्रस्तुत दस्तावेजों की वैधता को सुनिश्चित करना। तो आइए सर, अब हम आगे बढ़ते हैं सीधे उन आदेशों पर जो मैंने स्पेशली आपके लिए तैयार किए हुए हैं। ये आप देख रहे हैं सर, आदेश नंबर 1 जो आपको स्क्रीन पर बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में एमसीसी नंबर 2588/2022 जुगनी एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य दिनांक 25 अप्रैल 2024, ये जो पारित किया गया है, इसमें यह बताया गया है कि श्री जयंत प्रकाश पटेल आवेदकों के अधिवक्ता थे। आईए क्रमांक 13,445/2022 पर सुनवाई हुई। इसमें जो आईए नंबर 1 पर सुनवाई हुई थी वो लिमिटेशन एक्ट जो 1963 ये उसकी धारा 5 के अंतर्गत एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसे ब्रजलाल चौधरी के द्वारा दिनांक 7/11/2022 के शपथ पत्र द्वारा समर्थित किया गया था। लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 5 के आवेदन पे ये आईए नंबर 1 पे सुनवाई हुई थी और उसके साथ जो शपथ पत्र लगाया गया था वो ब्रजलाल चौधरी जी के द्वारा 7/11/2022 को लगाया गया था, समर्थित किया गया था। उस आवेदन का समर्थन इस शपथ पत्र से किया गया था। इस शपथ पत्र पर 10 रुपए मूल्य की नोटरी स्टाम्प लगी हुई थी। सर, गौर करने वाली बात है, 10 रुपए की नोटरी शुल्क की स्टाम्प लगी हुई थी। कौन सी स्टाम्प? नोटरी स्टाम्प। आप इस बात को समझें, एक बार फिर मैं पढ़ देता हूं। इस शपथ पत्र पर 10 रुपए मूल्य की नोटरी स्टाम्प लगी हुई है, जबकि भारतीय स्टाम्प अधिनियम मध्य प्रदेश संशोधन अधिनियम 2014 संक्षेप में मध्य प्रदेश स्टाम्प अधिनियम की अनुसूची 1A के अनुच्छेद 45 के अनुसार निम्नलिखित व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है? कि नोटरी संबंधी कार्य अर्थात कोई भी ऐसा लिखित पत्र, पुष्टिकरण, टिप्पणी, प्रमाणीकरण, प्रमाण पत्र अथवा प्रविष्टि जो एक विरोध अनुक्रमांक 51 ना हो और जो किसी विधिवत कार्यरत नोटरी पब्लिक अथवा विधि द्वारा मान्य किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नोटरी पब्लिक के रूप में कर्तव्यों के निर्वहन में संपादित की गई है, 50 रुपए। और उसी के नीचे इसी को दोबारा इस शब्दों में वही लिखा गया, 50 रुपए। तो ये जो संशोधन अधिनियम है, अनुच्छेद मध्य प्रदेश संशोधन अधिनियम 2014 में ये व्यवस्था की गई है जो मैंने आपको पढ़ के अभी बताई है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 5 के समर्थन में जो शपथ पत्र लगाया गया था, 10 रुपए मूल्य की नोटरी स्टाम्प उस पर लगी हुई थी। नोटरी स्टाम्प एक अलग होता है जिसे हम नोटराइल टिकट कहते हैं, और नॉन जुडिशियल स्टाम्प जिसे हम गैर न्यायिक स्टाम्प कहते हैं वो एक अलग होता है। दोनों में महत्वपूर्ण फर्क है। आप इसको यहीं प्रारंभ से इसको समझ लें ताकि मैं जो आपको आगे की जानकारी दूंगा तो आपको पूरी जानकारी में वहां दिक्कत महसूस ना हो।
ये जो उपरोक्त प्रावधान मैंने आपको अभी पढ़ के बताया, मध्य प्रदेश संशोधन अधिनियम 2014 के, ये प्रावधान 7 जनवरी 2015 से प्रभावी हो चुके हैं, जिसने संबंधित नोटरी पब्लिक पर यह बाध्यता डाली है। यह शब्द आप देखिएगा सर, जो हाई कोर्ट के द्वारा इस्तेमाल किया है, मैंने लाल उससे उसको बोल्ड और हाईलाइट भी किया है ताकि आपको भी साफ दिखाई दे स्क्रीन पे, कि जिसने यह संबंधित नोटरी पब्लिक पर यह बाध्यता डाली है कि शपथ पत्र पर 50 रुपए का नोटरी स्टाम्प चस्पा करें। ये इसमें विशेष तौर से बताया गया है। नोटराइल टिकट वो होता है जो हम नोटरी जब करते हैं तो उस पर अलग से नोटरी वकीलों के द्वारा चिपकाया जाता है, चस्पा किया जाता है। और स्टाम्प वो होता है जो नॉन जुडिशियल स्टाम्प, जिसको गैर न्यायिक स्टाम्प कहते हैं, जिस पर वो व्यक्ति शपथ पत्र टाइप करवा कर लाता है। भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के तहत वो जो दर जिस दस्तावेज की दी गई है उस पर वो स्टाम्प शुल्क लगाना आवश्यक है, और उसी पर नोटराइल टिकट 50 रुपए की लगाई जाना आवश्यक है। अब इसमें जैसे कि मध्य प्रदेश में 50 रुपए शपथ पत्र पर और एग्रीमेंट पर भी 50 रुपए, और एग्रीमेंट लिखा जाएगा, सामान्य अनुबंध जो लिखे जाते हैं 500 रुपए के स्टाम्प पर। अब यदि कोई 100 रुपए के स्टाम्प पर लिखता है, जैसे कि किरायानामा 500 की बजाय 100, तो भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के तहत उल्लंघन माना जाएगा। और धारा 62 में जो बताया गया है कि वो इस अपराध के लिए जुर्माना और पेनल्टी उसको देना होगी। उसके बाद कलेक्टर महोदय के द्वारा धारा 32 स्टाम्प अधिनियम 1899 के तहत उसको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। उसके बाद वो साक्ष्य में न्यायालय में ग्राह्य माना जाएगा, वरना भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 35 के तहत उसको साक्ष्य में ग्राह्य नहीं माना जाएगा। हम इसमें आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको एक अतिरिक्त जानकारी बीच में दे दी, मैं आपको पूरा सेंटेंस पढ़ देता हूं। उपरोक्त प्रावधान मतलब मध्य प्रदेश संशोधन अधिनियम 2014 7 जनवरी 2015 से प्रभावी हो चुका है, जिसने संबंधित नोटरी पब्लिक पर यह बाध्यता डाली है कि शपथ पत्र पर 50 रुपए का नोटरी स्टाम्प चस्पा करें, परंतु उक्त संशोधन के बावजूद 50 रुपए के स्टाम्प पर 10 रुपए का नोटरी स्टाम्प चस्पा कर नोटरी पब्लिक के कार्य को मनमाना एवं प्रश्नवाचक बनाता है, तथा ऐसे शपथ पत्र को साक्ष्य के रूप में मान्य नहीं किया जा सकता। ये बड़े कड़े लहजे में हाई कोर्ट के द्वारा आदेश में लिखा गया है कि उसके बावजूद नोटरी स्टाम्प संशोधन के बावजूद 50 रुपए के स्टाम्प पर 10 स्थान पर 10 रुपए का नोटरी स्टाम्प चस्पा कर नोटरी पब्लिक के कार्य को मनमाना एवं प्रश्नवाचक बनाता है। यह हाई कोर्ट के द्वारा उस आदेश में लिखा गया है और इसको साक्ष्य के रूप में नहीं माना जाएगा। यद्यपि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय नियम 2008 के अध्याय 9 के नियम 10 के अनुसार प्रत्येक शपथ पत्र पर 5 रुपए मूल्य का न्याय शुल्क स्टाम्प चस्पा किया जाना अपेक्षित है, किंतु उपरोक्त संशोधन के आलोक में नोटरी पब्लिक के लिए 50 रुपए का नोटरी स्टाम्प चस्पा करना आवश्यक है, अनिवार्य है। ये इस आदेश में स्पष्ट लिखा हुआ है। और इन्होंने जो मध्य प्रदेश न्यायालय नियम 2008 के अध्याय 9 का भी इसमें हवाला दिया गया है माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा, कि अध्याय 9 में जो है कि 9 के नियम 10 के अनुसार शपथ पत्र पर 5 रुपए मूल्य का न्यायालय शुल्क स्टाम्प चस्पा किया जाना अपेक्षित है। 5 रुपए मूल्य का न्यायालय शुल्क स्टाम्प चस्पा किया जाना अपेक्षित है, किंतु उपरोक्त संशोधन के आलोक में नोटरी पब्लिक के लिए 50 रुपए का नोटरी स्टाम्प चस्पा करना अनिवार्य है। यह हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है और बाध्यता डाली है नोटरी वकील साहब पर कि वो 50 रुपए के नोटराइल टिकट को ही लगाकर नोटरी करेंगे, इससे कम पर वो नोटरी नहीं करेंगे। अगर नोटरी की जाती है तो उसको साक्ष्य में नहीं माना जाएगा। और आगे उन्होंने जो दिशा निर्देश दिए हैं, कड़े दिशा निर्देश में, उस पर भी आपका पढ़ के आपको आगे की जानकारी देता हूं मैं। इस प्रकार जबलपुर जिला की नोटरी पब्लिक सुश्री हेमलता चौधरी द्वारा प्रमाणित 7/11/2022 का शपथ पत्र साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता, यह आदेश में उल्लेखित किया है। परिणाम स्वरूप अब इसके बाद यह बताया जा रहा है कि परिणाम स्वरूप आवेदकों के अधिवक्ताओं को स्वतंत्रता दी जाती है कि वे विधि पूर्वक निष्पादित नए शपथ पत्र के साथ नवीन आवेदन प्रस्तुत करें। मतलब उसको मान्य नहीं किया गया और इसके साथ उनको ये निर्देश दिए गए कि वो विधिवत निष्पादित नए शपथ पत्र के साथ नवीन आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। साथ ही मध्य प्रदेश राज्य क्षेत्र में कार्यरत सभी नोटरी पब्लिक को निर्देशित किया जाता है कि ये सर ध्यान से सुनने वाली बात है, आप एक बार फिर पढ़ देता हूं मैं। जो हाई कोर्ट ने जो आदेश लिखा है वो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को वर्ड टू वर्ड पढ़ रहा हूं सर। ये नोटरी एडवोकेट्स के लिए सबसे खास लाइन इसमें लिखी गई है। साथ ही मध्य प्रदेश राज्य क्षेत्र में कार्यरत सभी नोटरी पब्लिक को निर्देशित किया जाता है कि वह अनुच्छेद 45 अनुसूची 1A मध्य प्रदेश स्टाम्प अधिनियम के अनुसार
प्रत्येक शपथ पत्र पर 50 रुपए का नोटरी स्टाम्प चस्पा करें। अन्यथा, ये गौर करने वाली बात है सर, अन्यथा संबंधित सक्षम प्राधिकारी को संबंधित नोटरी पब्लिक के विरुद्ध आवश्यक उपयुक्त विधिक कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए स्वतंत्र छोड़ा जाता है। अब आप समझ लें सर कि स्वतंत्र छोड़ दिया नोटरी पब्लिक के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। इस आदेश में लिखा हुआ है कि यदि अन्यथा अगर वो 50 रुपए का नोटराइल टिकट चस्पा नहीं करते हैं नोटरी वकील साहब, तब क्या होगा कि संबंधित सक्षम प्राधिकारी को संबंधित नोटरी पब्लिक के विरुद्ध आवश्यक उपयुक्त विधिक कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए स्वतंत्र छोड़ा जाता है। यदि नोटरी वकील साहब का पाया गया है कि उन्होंने 50 रुपए की नोटराइल टिकट उस पर नहीं लगाई है, तो उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई उसमें की जाएगी, ये इसमें बताया गया है। साथ ही रजिस्ट्री को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रत्येक मामले में शपथ पत्रों पर वांछित स्टाम्प की अनुपस्थिति को इंगित करे। रजिस्ट्री जो हाईकोर्ट का ही विभाग है, उसके बारे में मैं आपको आगे डिटेल जानकारी दूंगा। ये वो रजिस्ट्री नहीं है जो हम जमीन मकान प्लाट की खरीदी बिक्री करते हैं सर, आप इसको ध्यान रखिएगा। मामले में प्रत्येक मामले में शपथ पत्रों पर वांछित स्टाम्प की अनुपस्थिति को इंगित करे। यदि इस आदेश का पालन करने में किसी प्रकार की कठिनाई हो तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय नियम 2008 के अध्याय 17 के नियम 17 के प्रावधान के अनुसार मामला मुख्य न्यायाधीश के समक्ष उचित निर्देशों हेतु प्रस्तुत किया जाए। ये बात आगे बढ़ के कहां पहुंचेगी सर रजिस्ट्री के बाद, कि मामला माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष उचित निर्देशों हेतु प्रस्तुत किया जाए। ये फिर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष ये मामला रखा जाएगा यदि किसी वकील साहब के द्वारा 50 रुपए से कम नोटराइल टिकट लगाया गया है। नोटरी स्टाम्प शब्द इस्तेमाल किया है, तो मैं भी नोटरी स्टाम्प शब्द ही आपसे कह रहा हूं सर। इसमें आगे ये भी बताया है कि आवेदकों के अधिवक्ता द्वारा किए गए अनुरोध पर इस मामले को अगली सप्ताह सूचीबद्ध किया जाए तथा इसके साथ ए से क्रमांक 1862/2007 का अभिलेख भी प्रस्तुत किया जाए। द्वारकाधीश बंसल न्यायाधीश साहब KPS, ये इस आदेश में पारित किया गया है। तो सर इसमें आपने पूरा जजमेंट मैंने आपको वर्ड टू वर्ड पढ़कर भी बताया, और इसमें जो कुछ खास शब्दों पे मैंने जोर दिया था कि बाध्यता डाली है सर इसमें नोटरी वकील साहब पर, मतलब ऐसे ही स्वतंत्र नहीं नोटरी वकील साहब, उन पे बाध्यता है कि वो इस नियम का पालन करेंगे। और ये मध्य प्रदेश संशोधन अधिनियम 2014 के द्वारा ये बनाया गया है और ये लागू भी किया गया है। जो मैंने आपको अभी तारीख बताई थी, मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ। उपरोक्त प्रावधान 7 जनवरी 2015 से प्रभावी हो चुके हैं और माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण आदेश नोटरी वकील साहब के लिए पारित किया गया है। क्योंकि इस आदेश की जानकारी हर किसी व्यक्ति को होती भी नहीं है, मुझे भी नहीं थी। मेरे ही एक मित्र अधिवक्ता के द्वारा मुझे बताया गया, फिर मैंने उनसे इसकी कॉपी भी मांगी, तो उनके द्वारा मुझको कॉपी भी भेजी गई और उन्हीं के द्वारा मुझसे कहा गया था कि आप इस पर एक वीडियो बनाएं, तो ये ताकि सभी नोटरी वकीलों को इस बात की जानकारी भी हो सके। तो इसीलिए मेरे द्वारा ये वीडियो भी बनाया गया है और बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है सर कि रुपए 10 की नोटरी स्टाम्प पर नहीं चलेगा काम, अब 50 रुपए की ही जरूरी। हाई कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसला, तो उसमें फैसला नंबर 1 तो सर मैंने आपको बता दिया है जो नोटरी वकील साहब से संबंधित है। अब हम दूसरे फैसले पर चलते हैं, वो भी इसी दिन पारित किया गया है, लेकिन वो शपथ आयुक्तों के संबंध में पारित किया गया है। वो फैसला क्या है सर, आदेश जो हम उस पर मैं आपका प्रकाश डालता हूं। ये सर आदेश नंबर 2 मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में MP नंबर 442/2023 मिलेनियम एजुकेशन एंड डेवलपमेंट सोसाइटी एवं अन्य बनाम श्रीमती स्वाति चड्डानी दिनांक 25 अप्रैल 2024 को ये आदेश दिया गया है, फैसला दिया गया है। इसमें आइए क्रमांक 1405/2024 पर सुनवाई हुई। जो प्रतिवादी द्वारा भारतीय सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के तहत अतिरिक्त दस्तावेजों को अभिलेख पर लेने हेतु दायर की गई थी। मतलब ये जो आवेदन था, याचिका थी, ये अतिरिक्त दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लेने के संबंध में थी। क्योंकि जैसा कि मैं आपको यहाँ बता दूं आगे बढ़ने से पहले कि जब भी हम बात पत्र प्रस्तुत करते हैं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भी, तो आदेश 7 नियम 14 के तहत सूची अनुसार दस्तावेज हमें उसके साथ प्रस्तुत करना आवश्यक होते हैं। यदि कोई दस्तावेज हमारे पास नहीं है तो हमें उसमें लिखना होता, तो उसमें हमें बेनिफिट से मिलता है कि हम न्यायालय में भी आवेदन देकर उसको वहां से मंगवा भी सकते हैं, जो हमारी शक्ति और कब्जे में नहीं है। अब यदि आप उन चीजों को लिखेंगे ही नहीं, आपने प्लीडिंग में भी उल्लेख नहीं किया है और प्रकरण एविडेंस की स्टेज पर भी आ गया, आपके एविडेंस भी हो गए और प्रकरण जजमेंट की स्टेज पे आ गया, अब आप 7/14 का आवेदन लेके जा रहे हैं सर,
तो इसी स्थिति में न्यायालय उस आवेदन को निरस्त कर देता है। या जो भी हो, ये न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। लेकिन अब सारी स्टेजें तो पार हो चुकी हैं, अब तो फैसले पे लगी है, बचा क्या है सर? आप, ये आपकी जिम्मेदारी थी आपकी। तो अब ऐसी स्थिति में कई बार मामला प्रारंभिक स्टेज पर ही कई बार न्यायालय के द्वारा आवेदन स्वीकार नहीं किया जाता। ये न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। हालांकि वैसे अधिकांशतः माननीय न्यायालय के द्वारा आवेदनों को स्वीकार कर लिया जाता है। लेकिन जो भी हो, लेकिन यह हाईकोर्ट के समक्ष मामला पहुंचा था अतिरिक्त दस्तावेजों को अभिलेख पर लेने का। और एक आवेदन जिसे स्वाति चड्डानी के दिनांक 14/1/2024 के शपथ पत्र द्वारा समर्थित किया गया था। मतलब 14/1/2024 का एक शपथ पत्र उसके साथ लगाया गया था। यह शपथ पत्र बिना किसी स्टाम्प, गैर न्यायिक स्टाम्प के है। यहां गौर करने वाली बात है कि इसके साथ कोई स्टाम्प ही नहीं लगाया गया था। जबकि भारतीय स्टाम्प कोष्टक में मध्य प्रदेश संशोधन अधिनियम 2014, संक्षेप में मध्य प्रदेश स्टाम्प अधिनियम के अनुसूची 1A के अनुच्छेद 5 में इसका प्रावधान इस प्रकार है। जो इसमें बताया गया है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। शपथ पत्र अर्थात लिखित रूप में किया गया कोई कथन जो तथ्यों का कथन हो, जिसे करने वाला व्यक्ति हस्ताक्षरित करता है और उसे शपथ लेकर अथवा जहां कानून द्वारा शपथ के स्थान पर घोषणा की अनुमति है, वहां घोषणा द्वारा पुष्ट करता है। स्टाम्प शुल्क 50 रुपए। ये बिल्कुल इसमें बताया गया है। मध्य प्रदेश संशोधन अधिनियम 2014 में जो लाइनें मैंने पढ़ के बताई हैं, उक्त प्रावधान 7 जनवरी 2015 से प्रभावी हो चुका है। ये भी 7 जनवरी 2015 से प्रभावी हो चुका है। अब प्रभावी होने के बाद आपको इसका उल्लंघन नहीं करना है, इसका पालन करना है। जैसे कि नोटरी का भी इसी तारीख से प्रभावी हुआ था, और प्रभावी होने के बाद यदि हम कानूनों का पालन नहीं करते हैं तो वो विधि विरुद्ध माना जाता है। इसमें आगे बताया है कि उक्त प्रावधान 7 जनवरी 2015 से प्रभावी हुआ, जिसके अनुसार किसी शपथ पत्र को शपथ पत्र आयुक्त द्वारा 50 रुपए मूल्य के गैर न्यायिक स्टाम्प पर अभिप्रमाणित किया जाना आवश्यक है। आगे इसमें यह भी बताया है, या फिर सादा कागज पर बने शपथ पत्र पर 50 रुपए का गैर न्यायिक स्टाम्प चस्पा कराकर उसे अभिप्रमाणित किया जा सकता है। या तो गैर न्यायिक स्टाम्प पर वो टाइप करवा कर लाए और शपथ आयुक्त महोदय उसकी तस्दीक करें, या फिर जो है कि सादे कागज पर उसको टाइप करवा लिया गया और उसके साथ स्टाम्प जो है कि अलग से लगा दिया गया, या गैर न्यायिक स्टाम्प उस पर चस्पा कर दिए गए। चस्पा शब्द इस्तेमाल किया, उसमें गैर न्यायिक स्टाम्प चस्पा कराकर उसे अभिप्रमाणित किया जा सकता है। ये दो तरीके इसमें बताए गए। अब यदि शपथ पत्र आयुक्त बिना 50 रुपए के गैर न्यायिक स्टाम्प के किसी टाइप किए हुए लिखे हुए कागज पर अभिप्रमाणन करता है तो यह कार्य मनमाना और संदिग्ध माना जाएगा तथा ऐसा शपथ पत्र साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं होगा। जैसा कि नोटरी जो आदेश में, जो इससे पहले वाला जो मैंने आपके समक्ष आदेश पढ़ा था, उसमें भी यही बताया गया था कि यदि नोटरी स्टाम्प सही नहीं लगाए गए उस पर, तो वो भी साक्ष्य में नहीं पढ़ा जाएगा। नोटरी स्टाम्प तो जरूरी है ही सर। साथ में भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के तहत जो स्टाम्प शुल्क उसकी बताई गई, वो भी आपको उसके साथ लगाना होगी। यदि आप उसको नहीं लगाएंगे तो भी वो साक्ष्य में नहीं पढ़ा जाएगा, जो कि धारा 35 स्टाम्प भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 35 है। उसमें स्पष्ट बताया गया है कि वो ऐसे जो है कि ऐसे स्टाम्प पर जिसपे न्याय शुल्क जमा नहीं की गई साक्ष्य में नहीं पढ़े जाएंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूं सर इसमें, कि उनका शपथ आयुक्त का कार्य संदिग्ध और मनमाना माना जाएगा। हालांकि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय नियम 2008 के अध्याय 9 के नियम 10 में प्रत्येक शपथ पत्र पर 5 रुपए का न्याय शुल्क स्टाम्प लगाने का प्रावधान दिया गया है। लेकिन उपरोक्त संशोधन के प्रकाश में शपथ पत्र आयुक्त को अनिवार्य रूप से 50 रुपए के गैर न्यायिक स्टाम्प पर शपथ पत्र का अभिप्रमाणन करना होगा। यह बिल्कुल स्पष्ट इस आदेश में बताया गया है। या फिर अभिप्रमाणन के समय शपथकर्ता से 50 रुपए का स्टाम्प चस्पा कराना होगा। ये दोनों चीजें उनको करना होगी। अतः दिनांक 14/1/2024 को शपथ पत्र आयुक्त उच्च न्यायालय की श्रीमती माया सिंह द्वारा अभिप्रमाणित शपथ पत्र को साक्ष्य में स्वीकार नहीं किया गया। फलस्वरूप प्रतिवादी के अधिवक्ता को स्वतंत्र रूप से एक नवीन आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता दी जाती है, जो विधि पूर्वक निष्पादित 50 रुपए के गैर न्यायिक स्टाम्प युक्त शपथ पत्र द्वारा समर्थित किया जाएगा। यह कहकर इस आदेश में उल्लेखित किया गया। साथ ही राज्य मध्य प्रदेश के समस्त क्षेत्र में, ये सबसे ध्यान से सुनने वाली बात है सर,
राज्य मध्य प्रदेश के समस्त क्षेत्र में कार्यरत सभी शपथ आयुक्तों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे शपथ पत्र को 50 रुपए के गैर न्यायिक स्टाम्प पर ही अभिप्रमाणित करें या फिर शपथकर्ता से 50 रुपए का गैर न्यायिक स्टाम्प चस्पा कराएं, जैसा कि मध्य प्रदेश स्टाम्प अधिनियम की अनुसूची 1A के अनुच्छेद 5 के तहत प्रावधानित है। ये निर्देश भी इस आदेश में उल्लेखित किया गया। अन्यथा संबंधित सक्षम प्राधिकारी को उस शपथ पत्र आयुक्त के विरुद्ध आवश्यक उचित कानूनी कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए स्वतंत्र माना जाएगा, जैसा कि नोटरी वकील साहब के विरुद्ध भी स्वतंत्र माना जाएगा, उल्लेखित किया गया है। साथ ही रजिस्ट्री को भी, इसमें भी रजिस्ट्री शब्द इस्तेमाल हुआ, रजिस्ट्री को भी निर्देशित किया जाता है कि यदि किसी भी प्रकरण में शपथ पत्र पर आवश्यक स्टाम्प चस्पा नहीं है तो उस कमी को इंगित करें, और यदि इस आदेश का पालन करने में कोई कठिनाई हो तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय नियम 2008 के अध्याय 17 के नियम 17 के अंतर्गत माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष उचित निर्देश हेतु विषय प्रस्तुत करें। यह रजिस्ट्री को निर्देशित करके इस आदेश में उल्लेखित किया गया है। पक्षकारों के अधिवक्ता के संयुक्त अनुरोध पर प्रकरण को अगले सप्ताह सूचीबद्ध किया। अंतिम राहत यदि कोई हो दी गई है तब तक प्रभावशील रहेगी। द्वारकाधीश बंसल न्यायाधीश साहब, जज साहब, ये उनका नीचे नाम लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से ये दोनों आदेश बड़े महत्वपूर्ण आदेश हैं और दोनों आदेशों में बिल्कुल स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं कि नोटरी वकील साहब के द्वारा 50 रुपए की नोटरी टिकट चस्पा की जाएगी, नोटरी स्टाम्प लगाया जाएगा। इसी प्रकार से शपथ आयुक्तों के द्वारा 50 रुपए की गैर न्यायिक स्टाम्प पर ही उसको जो है कि शपथ पत्र तैयार किया जाएगा। और यदि वो इस प्रकार से कार्य नहीं करते हैं तो रजिस्ट्री के समक्ष उन्होंने आदेश में उल्लेखित किया है कि उनको जांच करने का अधिकार होगा। अब ये जो रजिस्ट्री शब्द आया है तो सर इस रजिस्ट्री के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं कि हाई कोर्ट के आदेशों में जब रजिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसका मतलब आमतौर पर हाई कोर्ट की प्रशासनिक शाखा से होता है, ना कि जमीन जायदाद की रजिस्ट्री से। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में ही बताया था, सीधे शब्दों में अगर हम कहें रजिस्ट्री का अर्थ है हाई कोर्ट के भीतर वह विभाग जो याचिकाओं, पिटीशन, मुकदमों, दस्तावेजों, डॉक्यूमेंट्स, नोटरी के किए गए हलफनामों आदि की जांच, रिकॉर्डिंग और प्रोसेसिंग का काम करता है। ये इसकी परिभाषा इसमें बताई गई है। रजिस्ट्री के मुख्य काम क्या होते हैं? नंबर 1 है वाद दाखिल होने से पहले उसकी स्क्रूटनी करना, मतलब उसकी जांच करना। स्क्रूटनी शब्द से तो सभी नोटरी अधिवक्ता भली भांति परिचित हैं, क्योंकि जिन नोटरी अधिवक्ताओं का अभी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं आया है वो स्क्रूटनी में ही दिखा रहा। तो इस स्क्रूटनी शब्द को तो लगभग ऑल इंडिया के सभी नोटरी अधिवक्ता भली भांति जानते हैं कि जांच में है, विचाराधीन है। तो ये इसको समझाना, मतलब एक स्क्रूटनी की परिभाषा तो सभी लोग जानते हैं, और जिनका आ चुका है उनका भी पहले स्क्रूटनी में ही था, और जिनका नहीं आया वर्तमान में वो भी स्क्रूटनी में, और स्क्रूटनी जैसे ही हटेगा तो वैसे भी आप सभी को सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस प्राप्त हो जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें कि वाद दाखिल होने से पहले उसकी स्क्रूटनी करना, दस्तावेजों की वैधता और प्रक्रिया की सही जांच करना, स्टाम्प शुल्क और नोटरी प्रमाणन की पुष्टि करना, कोई त्रुटि मिलने पर उसे स्वीकार या अस्वीकार करने का निर्णय लेना, चीफ जस्टिस या संबंधित न्यायाधीश के समक्ष त्रुटियों की रिपोर्ट करना, फाइलों को कोर्ट की सुनवाई के लिए तैयार करना, ये सभी कार्य जो है कि रजिस्ट्री विभाग को दिए गए हैं। हाई कोर्ट के आदेश में जब लिखा गया है कि रजिस्ट्री चूक इंगित करेगी, इसका मतलब है कि यदि कोई याचिकाकर्ता गलत स्टाम्प, गलत नोटरी प्रमाणन या अन्य कोई कमी के साथ दस्तावेज पेश करता है तो हाईकोर्ट की रजिस्ट्री उस कमी को पकड़कर इसे इंगित करेगी और जरूरत पड़ने पर चीफ जस्टिस के सामने विषय रखेगी। सारांश में हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि रजिस्ट्री हाईकोर्ट का एक प्रशासनिक अनुभाग है, एक विभाग है, एक ब्रांच है उसकी, जिसका काम दस्तावेजों की जांच, त्रुटि रिपोर्टिंग और कोर्ट प्रक्रिया के लिए फाइलों को तैयार करना है। तो ये हाईकोर्ट की जो प्रोसेसिंग है ये रजिस्ट्री विभाग के द्वारा की जाएगी, और दोनों आदेशों में हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा रजिस्ट्री विभाग का भी आदेश में उल्लेखित किया है कि वो इसकी जांच करेंगे और मुख्य न्यायाधीश के समक्ष इसको प्रस्तुत भी करेंगे। तो हाई अलर्ट है सर ये, और बड़ी सावधानी का विषय है कि ये मेरा वीडियो भी बनाने का यही मकसद है कि जिन नोटरी वकील साहबों को इस बात की जानकारी नहीं है वो इस बात को भी देख लें और सुन लें और समझ लें कि यदि आपके द्वारा उस पर कम न्याय शुल्क लगाई गई है, कम नोटरी टिकट चस्पा किए गए हैं, तो ये इन आदेशों को मैंने जो आपको पढ़कर बताया है इसके तहत आपके विरुद्ध कार्रवाई भी की जा सकती है। इसमें आगे सर ये जजमेंट, ये पूरा इंग्लिश है जो मैंने इसमें लिखा हुआ है, दोनों जजमेंटों को इंग्लिश में मैंने लिखा है, और उसके बाद अध्याय 5 प्रारंभ होगा। तो इस प्रकार से ये जो हमारा टॉपिक है सर, आज के वीडियो का जो हमारा टाइटल है
मुख्य टाइटल है कि ₹10 की नोटरी स्टाम्प से नहीं चलेगा काम, अब ₹50 की जरूरी, एमपी हाई कोर्ट का फैसला। तो ये दोनों आदेश, दोनों फैसले मैंने आपको बिल्कुल पढ़ के बता भी दिए हैं और समझा भी दिए हैं। अब ये हमारे इसी वीडियो के टाइटल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो अध्याय 1 से लगातार 11 में दी गई हैं। उसमें मैं संक्षिप्त जानकारियां आपको उस ई बुक के अंदर से प्रदान कर देता हूं, ताकि आपका परिचय भी ई बुक से हो जाएगा कि आखिर इस ई बुक में लिखा क्या है, और वो महत्वपूर्ण जानकारियां वीडियो के जरिए मैं आपको प्रदान भी कर देता हूं। तो आइए सर, अब हम आगे के लिए बढ़ते हैं, जो कि हमारे इसी टाइटल से संबंधित है। आप ये ना समझिएगा कि मैंने फैसला पढ़ दिया तो ये जो मैं जानकारी दे रहा हूँ ये अतिरिक्त जानकारी है। नो सर, ये हमारे टाइटल से ही संबंधित है, जिसमें आपको महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान देखने, सुनने और समझने को मिलेंगे। तो आइए सर, हम बिना देरी के आगे बढ़ते हैं अध्याय 1 की ओर। देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर ये ई बुक का टाइटल है, इससे मैंने आपको परिचित करा दिया है। और इसी ई बुक के टाइटल में नीचे एमपी हाईकोर्ट आदेश, गलत नोटरी स्टाम्प पर शपथ पत्र अमान्य, जानिए नया नियम 2024। ₹10 की नोटरी स्टाम्प से नहीं चलेगा काम, अब ₹50 की, एमपी हाई कोर्ट का बड़ा फैसला जरूरी है। ये सभी इसमें मैंने टाइटल भी बनाए, उसके बाद डिस्क्लेमर भी है और प्रस्तावना भी है उसके बाद, और प्रस्तावना के बाद विषय सूची है। इसमें अध्याय 1, 2, 3 है, 4, 5। तो मैं अब आपको सीधे अध्याय 1 पर लेकर चलता हूँ सर, बिना देरी किए, ताकि उसमें से मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकूं। अध्याय 1 में नोटरी की प्रक्रिया का महत्व, कि नोटरी क्या है। ये विभिन्न शब्दों में मैंने पहले भी समझाया, लेकिन ये बड़े ही आसान और अच्छे शब्दों में मैंने आपके लिए तैयार किया कि आखिर नोटरी क्या है। नोटरी एक ऐसा अधिकृत अधिकारी होता है जिसे सरकार द्वारा अधिकार दिया जाता है, मतलब लाइसेंस दिया जाता है। जैसे कि ऑल इंडिया में नोटरी एडवोकेट्स सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से नोटरी सेल के विभाग के जरिए नियुक्त किए गए और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दिया गया है, और उनके द्वारा अपना कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। और कई स्टेटों में अभी कार्रवाई विचाराधीन है, और कई नोटरी वकील साहबों का आवेदन स्क्रूटनी में आ रहा है। तो ये एक प्रोसेस है। धारा 3 के तहत शक्तियां दी गई। नोटरी एक्ट 1952 और नोटरी नियम 1956 इस पे लागू होते हैं। हम आगे बढ़ते हैं इसमें कि वह विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों को प्रमाणित करें, हलफनामे तैयार करें, शपथ दिलवाएं, सत्यापन करें व विधिक दस्तावेजों पर अपनी मोहर और हस्ताक्षर करें। नोटरी क्या है? तो नोटरी ये है जो मैंने आपको बताया। आसान शब्दों में कहें तो नोटरी एक ऐसा व्यक्ति है जो दस्तावेजों की वैधता की पुष्टि करता है, ताकि वह कानूनी रूप से मान्य किए जा सके। भारत में नोटरी बनने के लिए जो प्रमुख नियम है, नोटरी एक्ट 1952 और नोटरी नियम 1956, इसकी धारा 3 में बताया है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार नोटरी नियुक्त कर सकती है। धारा 8 में नोटरी वकीलों के द्वारा जो कार्य है उनको बताया गया है। नोटरी क्यों आवश्यक है सर? ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आखिर नोटरी क्यों करवाएं, नोटरी क्यों आवश्यक है। वो इसलिए आवश्यक है कि नोटरी की आवश्यकता इसलिए होती है, ये नंबर 1, दस्तावेजों की वैधता और सत्यता प्रमाणित हो सके। नंबर 1 तो ये हो गया सर। नंबर दूसरा, अदालतों में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की विश्वसनीयता बढ़ सके। बिगर नोटरी किया हुआ दस्तावेज कम विश्वसनीय माना जाएगा, नोटरी किया हुआ दस्तावेज ज्यादा विश्वसनीय माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो नोटरी वकील साहब के द्वारा विधि अनुसार उसको प्रमाणित किया गया है, और उसमें ये बात साबित होती है कि सभी राजी खुशी से कार्य किया गया है। उसमें लिखे हुए लेख जो विधि अनुसार लिखा गया उस पर सभी सहमत हैं, और नोटरी वकील साहब उसमें एक अतिरिक्त साक्षी के रूप में उसमें मौजूद रहते हैं, और न्यायालय के द्वारा भी उस दस्तावेज को मान्य किया जाता है। फर्जी या जाली दस्तावेजों से बचाव हो सके, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी दस्तावेजों की स्वीकृति मिल सके। ये नोटरी क्यों आवश्यक है, इस सवाल का आपको जवाब मिला। इसमें उदाहरण भी है सर, जो है कि इसमें लिखे गए उदाहरण। भारत में नोटरी का कानूनी महत्व जो है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 79, 85, मतलब वो नोटरी एक्ट की धारा 8, इसके तहत सब साक्ष्य में मान्य है। क्या नोटरी अदालत में मान्य है? इस पे मैंने काफी पहले एक वीडियो बनाया है, स्पेशल वीडियो है जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप उसे देख सकते हैं। नोटरी से अतिरिक्त तकरीबन 50 से ऊपर वीडियो मैंने मेरे चैनल पर अपलोड किए हैं। उसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी देने का मेरे द्वारा प्रयास किया गया है, आप मेरे चैनल पर उसे देख सकते हैं। और इसमें भारतीय दंड संहिता की धारा जो है 193 में झूठी गवाही देना, धारा 465 जालसाजी के तहत कार्रवाई हो सकती है यदि कोई व्यक्ति झूठा हलफनामा बनवाता है या झूठे दस्तावेजों को नोटिस से प्रमाणित करता है, तो ये एक दंडनीय अपराध भी माना जाता है। और इसी प्रकार से जो है कि ये जो धाराएं हैं ये दंड, भारतीय दंड संहिता 1860 की हैं, अब ये BNS 2023 में इनको तब्दील भी कर दिया गया है।
नोटरी से संबंधित एक व्यवहारिक उदाहरण हम देख लेते हैं। सीमा ने बैंक लोन के लिए एक हलफनामा बनवाया। उसने हलफनामे पर मात्र 10 रुपए का स्टाम्प लगाया और उसे पास की नोटरी से प्रमाणित करवा लिया। जब उसने हलफनामा बैंक में जमा किया तो बैंक ने हलफनामे को यह कहते हुए स्वीकार कर दिया कि वह 50 रुपए के स्टाम्प पर नोटरीकृत होना चाहिए था और नियमों के अनुसार पूर्ण वैध नहीं है। परिणाम, सीमा को नया हलफनामा 50 रुपए के स्टाम्प पर फिर से बनवाना पड़ा और नोटरीकृत करवाना पड़ा, जिससे उसका लोन प्रोसेस काफी देरी से हुआ और अतिरिक्त खर्चे भी करना पड़ा। नोटरी के द्वारा सही स्टाम्प फीस न देखने के कारण सीमा को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मतलब नोटरी वकील साहब का भी ये कर्तव्य है कि वो देखें कि यदि वो कम स्टाम्प पे लिखा गया है तो सामने वाले व्यक्ति को बता दें, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि उस व्यक्ति को जानकारी नहीं होती है और जानकारी के अभाव में वो एक ऐसे कम राशि के स्टाम्प पर उसको शपथ पत्र को लिखवा लेता है, तो जिससे उसको बाद में नुकसान होने से बचाया जा सके तो नोटरी वकील साहब की जिम्मेदारी है कि उसको तुरंत जानकारी दे दें। और इसकी शुरुआत स्टाम्प वेंडर या सर्विस प्रोवाइडर से जब वो स्टाम्प खरीद कर लाते हैं वहीं से हो जाती है, क्योंकि उसमें भी प्रावधान बताया गया है कि 50 रुपए से नीचे का स्टाम्प शपथ पत्र में निकाला ही नहीं जाएगा। वो प्रावधान ही ऐसे कर दिए हैं। यदि आप ऑनलाइन स्टाम्प निकालेंगे संपदा 2.0 से, जिससे कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में लागू है, तो 50 रुपए के नीचे का स्टाम्प मिलेगा ही नहीं। इसी प्रकार से यदि जो है कि स्टाम्प भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 31, 32, 33, 34, 35 और 62 ये बड़ी महत्वपूर्ण धारा हैं। इसमें जो भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के तहत जो जांच अधिकारी हैं वो कलेक्टर महोदय को इसमें बनाया गया है कि वो उस स्टाम्प की जांच कर सकते हैं और उसमें पेनल्टी जमा करके रसीद दे सकते हैं। और सिविल न्यायालय, राजस्व न्यायालय, इनको भी इसमें जांच अधिकारी बनाया गया, लेकिन नोटरी पब्लिक को इसमें जांच अधिकारी नहीं बनाया गया। ये बिल्कुल सत्य है, ये कानून में ही लिखा हुआ है। ये आप देख रहे हैं जैसे कि फिस्कल लॉ है, इसमें कानून प्रिंटेड है भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 का। उसमें ये स्पष्ट बताया गया है धारा 33, 32 में 32 के तहत कलेक्टर महोदय के द्वारा उसकी जांच करने के बाद प्रमाण पत्र दिया जाएगा और ये अधिकार इन्हीं लोगों को दिए गए हैं। नोटरी वकील साहब की ड्यूटी नहीं है कि वो जांच करें और जांच करने के बाद उस पर पेनल्टी लगाएं, उनको रसीद दें और उसको वैलिड करें। ये अधिकार नोटरी वकील साहब का नहीं है। वो नोटरी वकील साहब का अधिकार उस दस्तावेज को प्रमाणित करने का, लेकिन यदि वो दस्तावेज कम स्टाम्प पर लिखा जाता है तो नोटरी वकील साहब उसको बता दें कि आपके द्वारा कम शुल्क के स्टाम्प पर लिखा गया है। तो नोटरी वकील साहब के द्वारा जो नोटाइल टिकट लगाई जाएगी वो पूर्ण 50 रुपए की ही लगाई जाएगी, जो अभी मैंने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश में आपको अभी बताया था। हम आगे चलते हैं इसमें कि इसमें जो सीख मिलती है कि नोटरी करते समय सही स्टाम्प शुल्क का पालन अनिवार्य है। 50 रुपए के स्टाम्प पर ही नोटरी कराना चाहिए। नोटरी की भी जिम्मेदारी है कि वो दस्तावेज की वैधता के लिए आवश्यक शर्तों का पालन कराए, जिम्मेदारी है। वादी को भी स्टाम्प और प्रमाणन की जांच खुद करनी चाहिए। इसी प्रकार से और भी व्यवहारिक उदाहरण इसमें है सर। अब मैं आपको अध्याय 2 की ओर बढ़ता हूं लेके भारतीय स्टाम्प अधिनियम और मध्य प्रदेश संशोधन 2014 मैं मुख्य मुख्य जानकारी दे रहा हूँ। बाकी तो सर ई बुक के अंदर सब लिखा हुआ है। यदि आपको आवश्यकता महसूस होती है तो आप इसको परचेस कर सकते हैं, वहां से आपको पूरी डिटेल जानकारी ई बुक के अंदर से मिल जाएगी। अब हम अध्याय 2 में बढ़ते हैं। भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 में जो मूल बातें हैं कि ये केंद्रीय कानून है जो विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों जैसे कि एग्रीमेंट, विक्रय विलेख, पावर ऑफ अटॉर्नी आदि पर स्टाम्प शुल्क के भुगतान को नियंत्रित करता है। मुख्य उद्देश्य क्या है इसका सर? दस्तावेज को वैधानिक बनाने के लिए स्टाम्प शुल्क लगाना आवश्यक है। राजस्व प्राप्ति हेतु सरकार को साधन प्रदान करना, दस्तावेजों में विश्वसनीयता और प्रमाणिकता सुनिश्चित करना। और इस अधिनियम की जो प्रमुख धाराएं हैं उस धारा में जो मैंने अभी आपको बताई थी कि धारा 210 स्टाम्प की परिभाषा, राज्य द्वारा स्वीकृत मोहर। सेक्शन 3 है स्टाम्प शुल्क देयता, कौन से दस्तावेज स्टाम्प शुल्क के अंतर्गत आते हैं, ये धारा 3 में बताया है। धारा 17 दस्तावेज निष्पादन के समय स्टाम्पिंग। धारा 33 कोर्ट में प्रस्तुत दस्तावेजों का निरीक्षण, जो कि सक्षम अधिकारी के द्वारा किया जाता है, जो कि कलेक्टर महोदय उसमें बताया गया है। और 35 है बिना स्टाम्प शुल्क वाले दस्तावेजों की अवेशनीयता, मतलब साक्ष्य में ग्राह्य नहीं माने जाएंगे। किस प्रकार से नहीं माने जाएंगे कि यदि आपने 500 रुपए के स्टाम्प पर, एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि 500 रुपए के स्टाम्प पर अनुबंध लिखाने का प्रावधान दिया गया है। अब आप 500 रुपए पे लिखाने के बजाय 50 रुपए पर आप लिखा के घर पे रख लेते हैं टाइप करवा कर और नोटरी भी नहीं कराते हैं। और जब आपका विवाद होता है
जैसे कि आपने किसी को कुछ रुपए उधार दिए थे, वापस देने से मना कर देता है, तब आप उस दस्तावेज को लेकर वकील साहब के पास जाते हैं। वकील साहब उस दस्तावेज के आधार पर कोर्ट में दावा पेश करते हैं। जब दावा पेश होता है तो उसमें फिर आदेश 5 के तहत सूचना जारी होती है। प्रतिवादी जब उपस्थित होता है तो उसको लिखित में जवाब देने का कहा जाता है। वाद विषय बनाए जाते हैं। वादी प्रतिवादी की साक्ष्य प्रारंभ होती है। तो जैसे ही वादी की साक्ष्य प्रारंभ होती है और वादी उस दस्तावेज को साक्ष्य में ग्राह्य करने के लिए उस पर प्रदर्श P1 डालता है, तब उस पे या तो न्यायालय के द्वारा ही जांच करके रोक दिया जाता है या विपक्षी अधिवक्ता के द्वारा आपत्ति लिए जाने पर रोक दिया जाता है। तब इसी दशा में भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 35 और इसके तहत आवेदन लगाकर न्यायालय से निवेदन किया जाता है कि इसको अनुमति दें कि हम कलेक्टर ऑफ स्टाम्प से उचित पेनल्टी राशि जमा कराकर इसको विधि अनुसार शुल्क जमा कराकर इसको हम प्रमाणित कराकर वहां से लाएं। तब न्यायालय के द्वारा आदेश दिया जाता है। मेरे भी एक प्रकरण में ऐसा ही हुआ था। मैंने भी उसमें धारा 35 स्टाम्प अधिनियम 1899 का आवेदन लगाया। फिर माननीय जज साहब के द्वारा उसको आदेशित किया गया कलेक्टर महोदय से पेनल्टी राशि जमा कराकर वैलिड करवाने का। तब मेरे द्वारा आदेश पत्रिका की प्रमाणित कॉपी ली गई, उस दस्तावेज की कॉपी ली गई और ये सब लेके कलेक्टर महोदय के समक्ष पक्षकार को लेकर मैं गया। वहां पे उन्होंने उसकी जांच की, वहां पेनल्टी भी लगाई और रसीद भी बनाई। उसके बाद फिर हमने उसको न्यायालय में पेश किया और फिर एविडेंस जब प्रारंभ हुए तो उसको साक्ष्य में ग्राह्य माना गया और उस पर एग्जिबिट प्रदर्श P1 लिखा गया और उसको जजमेंट में शामिल किया गया और उसके आधार पर पक्षकार को केस में सफलता भी प्राप्त हुई। तो ये एक धारा 35 के बारे में मैंने आपको बताया है। और इसमें जो मुख्य प्रावधान है सेक्शन 3 है 47A, राज्य संशोधन द्वारा जोड़ा गया कम मूल्यांकन पर दस्तावेज पंजीकृत कराने पर अतिरिक्त शुल्क वसूला जा सकता है। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश स्टाम्प संशोधन अधिनियम 2014, ये सब मैं आपको सर जजमेंट में बता चुका हूँ। जो जजमेंट में काफी कुछ लिखा हुआ है और प्रैक्टिकल उदाहरण भी है इसमें कि रमेश ने एक हलफनामा तैयार किया और 10 रुपए की स्टाम्प पर नोटिस से प्रमाणित करवा लिया। जब रमेश ने हलफनामा अदालत में प्रस्तुत किया तो न्यायालय ने इसे स्वीकार नहीं किया क्योंकि MP संशोधन 2014 के तहत कम से कम 50 रुपए की स्टाम्प की आवश्यकता थी। परिणाम स्वरूप उसको अमान्य कर दिया गया। और नोटरी वकील साहब की भी ड्यूटी है कि 50 रुपए से कम जो स्टाम्प पर अगर कोई लिखा के लाता है शपथ पत्र तो उसको मना कर दें, उसको कह दें कि ये नियम के अनुसार ये 50 रुपए पर होगा, आप इसको 50 रुपए पर लिखवा के लाएं तभी हम इसकी नोटरी करेंगे। ये नोटरी वकील साहब की जिम्मेदारी है, ड्यूटी है। इसमें उदाहरण 2 भी बताया गया है सर, क्योंकि कई बार पहले कर दिया जाता था जब उस समय जो कानून में जैसे प्रावधान थे कम शुल्क के स्टाम्प पर, तो कई लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है और कई लोगों को इस बात की जानकारी है। जिनको जानकारी नहीं है उनके द्वारा कई बार गलती से या भूल से भी कर दिया जाता है। तो इसीलिए मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है कि सभी लोगों को, तमाम नोटरी अधिवक्ता और एक आम व्यक्ति, चाहे वो वकील है या नहीं है, या विधि का स्टूडेंट, या अभी वकालत की प्रैक्टिस चालू किए, या ऑल एडवोकेट्स, मतलब कोई उम्र का प्रतिबंध नहीं है, कोई जूनियर सीनियर का प्रतिबंध नहीं है, सभी एडवोकेट्स के लिए और हर आम व्यक्ति के लिए बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी, क्योंकि मुझे भी नहीं थी सर। ये आदेश भला कहाँ से मिलते हैं? ये तो हमारे वकील साहब का धन्यवाद है कि उन्होंने उसकी कॉपी मुझको भेज दी। तो और उन्होंने मुझसे कहा भी कि इस पे आप वीडियो बनाए, तो ये वीडियो मैंने विशेष तौर से बनाया है, तो मुझको भी इसकी जानकारी हो गई। हालांकि मुझको इस बात की जानकारी तो थी कि 50 रुपए से कम की नोटरी टिकट नोटरी वकील साहब के द्वारा नहीं लगाई जाएगी शपथ पत्र पे और अनुबंध पत्र पर। ये तो बिल्कुल क्लियर जानकारी थी, लेकिन इस आदेश के द्वारा उसकी और पुष्टि हुई और आप सभी लोगों को और मुझे भी इससे फायदा मिला। हम आगे बढ़ते हैं सर इसमें। अब अध्याय 3 पे आ जाते हैं। बाकी की डिटेल जानकारी सर ई बुक के अंदर लिखी हुई है। अध्याय 3 में है नोटरी कार्यों पर स्टाम्प शुल्क का नियम, अनुच्छेद 45। इसमें सिर्फ प्रस्तावना पढ़ के बता देता हूं सर मैं आपको। भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 और उसके संशोधन के तहत नोटरी कार्यों पर स्टाम्प शुल्क लागू किया गया है। यह अध्याय विशेष रूप से अनुच्छेद 45 पर केंद्रित है जो मध्य प्रदेश स्टाम्प अधिनियम 2014 से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार नोटरी दस्तावेजों पर न्यूनतम 50 रुपए का स्टाम्प शुल्क अनिवार्य कर दिया गया है। यह बदलाव 2015 से प्रभावी है और इसके बाद सभी नोटरी कार्यों के लिए 50 रुपए का स्टाम्प शुल्क लगाना आवश्यक हो गया। अनुच्छेद 45 का महत्व इसमें बताया गया है। अनुच्छेद 45 का पाठ जो अंग्रेजी में लिखा हुआ पढ़ देता हूं सर मैं। नोटराइल एक्ट that is to say any instrument, endorsement, note, attestation, certificate or entry not being a protest number 51
executed by a notary public in the execution of duties of his office or by any other person lawfully acting as a notary public। ये इसमें बताया गया है। मध्य प्रदेश स्थान अधिनियम 2014 का संशोधन भी है सर। इसमें कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे कि हलफनामा, पावर ऑफ अटॉर्नी, 50 रुपए के स्टाम्प शुल्क पे जो हलफनामे किया जाएगा, उदाहरण 2-3 दिए गए। और इसी प्रकार से अध्याय 4 जो सर मैंने आपको अभी पूरा डिटेल में पढ़ के समझाया था, जो मैंने वीडियो का प्रारंभ ही इसी अध्याय से किया था, क्योंकि इसमें वो दोनों आदेश दिए गए हैं हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय के, जिसकी मैंने आपको जानकारी दी थी, आप देख रहे हैं। क्योंकि अब इससे अगला अध्याय हमारा आएगा 5, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय है। मैं उसी की ओर बढ़ रहा हूँ, स्कोर करके आपको बता रहा हूँ कि ये सारे अध्याय आप देख रहे हैं इसमें। ये सर अब अध्याय 5 है सर, हाई कोर्ट का दूसरा आदेश, रजिस्ट्री और सभी नोटरी के लिए निर्देश। तो ये अध्याय 5 में ही महत्वपूर्ण चीजें मैंने बड़ी डिटेल और विस्तार से इस अध्याय में समझाई हैं। ये उसी से संबंधित है। इसकी जो मैं शार्ट में आपको बता देता हूं कि रजिस्ट्री को चूक इंगित करने का निर्देश नंबर 1 इसमें बताया गया है। रजिस्ट्री क्या होती है मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में पढ़ के जानकारी बता दी है। और नंबर दूसरा इसमें जो है महत्वपूर्ण है कि चीफ जस्टिस के समक्ष विषय प्रस्तुत करने का प्रावधान। अगर कोई चूक गंभीर प्रकृति की हो, जैसे दस्तावेज का जाली होना, गवाह या पक्षकारों की संदेहास्पद पहचान, वैधानिक प्रक्रिया में स्पष्ट उल्लंघन। नोटरी पब्लिक के लिए निर्देश जो मैंने आपको जजमेंट में पढ़ के बता दिए, उन्हीं की व्याख्या इसमें मेरे द्वारा की गई है आगे। और इसी प्रकार से अध्याय 6 में है गलत स्टाम्प शुल्क के कारण हलफनामे की अस्वीकृति, प्रभाव और परिणाम। ये इस अध्याय 6 में विस्तार से समझाया गया है। 10 रुपए से बने हलफनामों की अमान्यता बताई गई है, कानूनी प्रभाव उसका क्या होगा, ये सारी चीजें सर इसमें डिटेल के साथ अध्याय 6 में बताई गई हैं। और अध्याय 7 में नोटरीज के लिए नई जिम्मेदारियां और संभावित कार्रवाइयां वो क्या होंगी, उसमें नोटरी की कानूनी जिम्मेदारी है कि नोटरी पब्लिक का ये कर्तव्य है कि वह दस्तावेज प्रमाणन से पहले यह सुनिश्चित करे, ये नोटरी पब्लिक की जिम्मेदारी है कि वह सुनिश्चित करे कि उचित स्टाम्प शुल्क दस्तावेज पर चिपकाया गया है, दस्तावेज वैधानिक प्रारूप के अनुसार तैयार किया गया है, सत्यापन और शपथ विधिवत ली गई है। ये सभी चीजें, तीनों चीजें नेसेसरी हैं, जो उसके द्वारा उसकी जिम्मेदारी है कि उन चीजों की जांच करे। नोटरी अधिनियम 1952 के अंतर्गत नोटरी से अपेक्षा की जाती है कि विधिक प्रक्रिया का पूरी निष्ठा से पालन करेंगे। भले ही नोटरी अधिकारी को जांच अधिकारी नहीं बनाया गया है, भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 31, 32, 33, 34, 35 के तहत, लेकिन जांच अधिकारी कलेक्टर महोदय साहब को बताया गया है। लेकिन नोटरी अधिकारी की जिम्मेदारी है कि वो इस बात को तो देख लें कि ऐसा ना हो कि वो 50 रुपए के स्टाम्प की बजाय सादे हरे कागज पर एक व्यक्ति आ गया कि इसकी आप नोटरी कर दें हलफनामा लेकर, जबकि वो कोई विशेष वर्ग का भी नहीं है और उसको ना ही छूट दी गई है, तब ऐसी दशा में नोटरी नहीं की जाएगी। यदि वो किसी विशेष वर्ग का है तो इसी दशा में वो 50 रुपए के जो नॉन जुडिशियल स्टाम्प की उसको छूट दी गई है, तो वो सादे हरे कागज पर भी करा लेता है, तो उसको विधि अनुसार मान्य किया जाता है। गलत स्टाम्प शुल्क पर नोटरी की जिम्मेदारी क्या होगी? यदि नोटरी गलत स्टाम्प शुल्क बने हलफनामे या दस्तावेजों का प्रमाणीकरण करता है, विशेषकर 50 रुपए के बजाय 10 रुपए के स्टाम्प पर, तो यह नोटरी द्वारा कर्तव्य की लापरवाही मानी जाएगी। नंबर दूसरा, ऐसा कृत्य अनुशासनहीनता के दायरे में आएगा और इसके लिए उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ये इसके दूसरे पैरा में बताया गया है। मैं इसको सर हाईलाइट भी कर देता हूं, मैं ई बुक के अंदर, ये आप देख रहे हैं मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है, इससे पहले हाईलाइट नहीं किया हुआ था, क्योंकि एक महत्वपूर्ण जानकारी है सभी के लिए। और संभावित अनुशासनात्मक कार्रवाई क्या हो सकती है इसके बारे में, इसको भी सर मैं हाईलाइट कर देता हूं। ये भी एक महत्वपूर्ण जानकारी है। चेतावनी, पहली बार की त्रुटि पर केवल चेतावनी दी जा सकती है। जुर्माना, गंभीर या बार बार की गई गलती पर आर्थिक दंड लगाया जा सकता है। और लाइसेंस निलंबन, गंभीर लापरवाही पर नोटरी का लाइसेंस अस्थायी रूप से निलंबित किया जा सकता है। लाइसेंस रद्दीकरण, बहुत गंभीर मामलों में नोटरी का रजिस्ट्रेशन स्थायी रूप से रद्द किया जा सकता है। तो ये जो मैंने आपको पढ़कर बताए हैं सर, तो ये बता दिए हैं कि ये इस तरीके से हो सकता है। लेकिन ये सब कुछ डिसाइड जो है कि सक्षम प्राधिकारी के ऊपर ही रहेगा कि वो उसमें किस प्रकार से जुर्माना लगाए या दंड दे, कम लगाए कि ज्यादा लगाए, ये सब सक्षम प्राधिकारी के ऊपर ही डिपेंड होगा। ये आपको बता दिए गए कि ऐसी संभावना है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन आप ये ना माने कि ऐसा हो ही सकेगा कि, और आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाए कि पहली बार में तो सिर्फ चेतावनी देके हमें छोड़ दिया जाएगा। नो सर,
आप इस बारे में बिल्कुल निश्चिंत ना हो। ये खाली एक मार्गदर्शन और सूचना के उद्देश्य से आपको बताया जा रहा है। बाकी आपको सचेत और जागरूक होकर ही कार्य करना है, ताकि आप भविष्य में अपने जीवन में विधि अनुसार कार्य करते हुए उन्नति और तरक्की को पहुंचे। अब आगे बढ़ते हैं सर। हम इसमें इसमें कुछ कानूनी प्रावधान भी बताए गए हैं। ये सब ई बुक के अंदर लिखे हुए हैं, बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारियां लिखी हुई हैं सर इसमें। मैं चूंकि इसको आपको शॉर्ट शॉर्ट में बता रहा हूँ, जो है कि ताकि आपका ई बुक से परिचय भी हो जाए। वादियों के लिए सावधानियां, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है इसमें। एप्लीकेंट्स वादी, चूंकि ये सावधानी बरतने का सर इसलिए इसमें बताया गया है, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी माननीय उच्च न्यायालय के जो दोनों आदेश हैं उनको आपको पढ़ के भी बताया था, तो उसमें जो एक आवेदन था वो धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत पेश किया गया था, अतिरिक्त दस्तावेज को रिकॉर्ड पर लेने के लिए, और उसके साथ शपथ पत्र लगाया गया था। दूसरी कंडीशन में जो दूसरा आदेश था वो लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 5 के तहत पेश किया गया था, और उसके समर्थन में शपथ पत्र लगाया गया था। तो ये जो शपथ पत्र लगाया गया था, और ये उचित रूप से वो निष्पादित शपथ पत्र बनाकर नहीं लगाया गया था, इस कारण से उस कार्रवाई उसको साक्ष्य में नहीं माना गया, और ये निर्देश दिए गए, आदेश में उल्लेखित किया गया कि दोबारा कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होंगे। तो इससे सर अनावश्यक विलंब होगा और आपको परेशानियों का सामना करना होगा। इसलिए यदि आप प्रथम प्राइमा फेसी ही उसको विधि अनुसार निष्पादित आप कराते हैं और कानून के अनुसार कार्रवाई करते हैं, तो आप अनावश्यक विलंब से भी बच सकते हैं। वो क्या संभावित कारण हो सकते हैं, मैं आपको इसमें बता दूं सर। इसकी प्रस्तावना को मैं पढ़ देता हूं, क्योंकि एक बड़ा व्यवहारिक और प्रैक्टिकली टॉपिक है। कोर्ट में कोई भी अर्जी, आवेदन या हलफनामा प्रस्तुत करते समय छोटी छोटी प्रक्रियात्मक गलतियां भी बड़े परिणाम उत्पन्न कर सकती हैं, जैसे अर्जी की अस्वीकृति, सुनवाई में विलंब, या यहां तक कि वाद ही प्रारंभ न होना। विशेषतः स्टाम्प शुल्क की गलतियों को लेकर न्यायालय अत्यंत सतर्क है। इसलिए प्रत्येक वादी या आवेदक के लिए कुछ सावधानी आवश्यक है, जिन्हें ध्यान में रखकर ही कोई अर्जी कोर्ट में प्रस्तुत की जानी चाहिए। जिसमें नंबर 1 है, अर्जी का प्रारूप सही हो, स्टाम्प शुल्क की पुष्टि करें, नोटरी प्रमाणीकरण का पालन करें, सभी सहायक दस्तावेज संलग्न करें, सही स्टाम्प सुनिश्चित करें। कैसे? वकील साहब से भी मिल सकते हैं, कोर्ट रजिस्ट्री से आप जानकारी ले सकते हैं, नवीन अधिसूचनाओं को आप पढ़ सकते हैं, स्वयं सत्यापन आप कर सकते हैं उसमें जांच करके, किसी भी जरिए से आप उसकी जानकारी ले सकते हैं। गलत स्टाम्प का प्रभाव क्या होगा? आपकी अर्जी निरस्त हो सकती है, शपथ पत्र अमान्य घोषित हो सकता है, जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय के दोनों फैसलों में उसको साक्ष्य में नहीं माना गया था शपथ पत्र गलत होने के कारण, और उनको निर्देश दिए गए थे कि दोबारा आप उसको पेश करें। न्यायिक कार्रवाइयों में विलंब और स्टाम्प शुल्क से जुड़े महत्वपूर्ण कुछ प्रावधान इसमें बताए गए हैं, निष्कर्ष बताया गया है। और अध्याय 9 में न्यायालयीन नियम और प्रासंगिक प्रावधान, इसको भी मैं कुछ प्रारंभ का शॉर्ट में पढ़ के बता देता हूं आपको। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अपने न्यायिक कार्यों की सुव्यवस्थित प्रक्रिया हेतु एमपी हाईकोर्ट रूल 2008 बनाए हैं। ये नियम कोर्ट में प्रैक्टिस, वाद दाखिले, दस्तावेज प्रस्तुत करने, न्यायिक कार्रवाइयों की पद्धति को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए हैं। वादियों, अधिवक्ताओं और कोर्ट स्टाफ तीनों के लिए नियमों का पालन करना अनिवार्य है सर। इसमें क्या विशेष बातें हैं कि दस्तावेजों की वैधता की जांच होती है चैप्टर 9 रूल 10 के तहत, और चैप्टर 17 रूल 17 में हलफनामों के संबंध में क्या नियम है कि हलफनामों में सभी तथ्यों का सत्यापन किया गया है, टिकट सही लगाई गई है, विधि अनुसार बनाया गया है, ये सभी चीजों की जांच इसमें की जाती है। इसमें अंत में निष्कर्ष बताया गया। 10 में सर निष्कर्ष और भविष्य के लिए सुझाव इसमें बताए गए। और अध्याय 11 जो इसमें बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसमें प्रैक्टिकल उदाहरण और एफएक्यू सेक्शन इसमें बताए गए हैं, इसको मैं आपको बता देता हूँ, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को समझने को मिलेगा। उदाहरण नंबर 1, पुराने 10 रुपए से बना हलफनामा कोर्ट में अभिस्वीकृति केस। वादी ने 10 रुपए के पुराने स्टाम्प पर हलफनामा बनवाकर अदालत में प्रस्तुत किया। रजिस्ट्री ने चूक का उल्लेख किया और हलफनामे को अस्वीकार कर दिया। परिणाम स्वरूप वादी को नया हलफनामा बनवाना पड़ा, जिससे मुकदमे में देरी हुई और अतिरिक्त खर्च हुआ। उदाहरण 2 भी इसी प्रकार से, उदाहरण 3 है, 4 है और 5 है, ये सब ई बुक के अंदर प्रिंटेड है। अब एफएक्यू देख लेते हैं। सवाल 1, जब हलफनामे अब हलफनामे पर कौन सा स्टाम्प अनिवार्य है? ये प्रश्न है। इसका उत्तर है 50 रुपए का नोटरी स्टाम्प अनिवार्य है। प्रश्न 2 है, क्या पुराने 10 रुपए स्टाम्प पर बना हलफनामा मान्य रहेगा? इसका जवाब है नहीं। रुपए 10 पर बना हलफनामा रजिस्ट्री द्वारा अस्वीकार किया जा सकता है।
नंबर तीसरा सवाल है, नोटरी पर कार्रवाई कौन करेगा अगर स्टाम्प गलत बना, गलत लगा? तो जवाब है इसका सक्षम प्राधिकारी कार्रवाई करेगा, जो कि नोटरी नियुक्त प्राधिकारी या न्यायालय हो सकता है। चौथा सवाल है, हलफनामा दाखिल करते समय क्या जांचें? नंबर एक है, सही स्टाम्प शुल्क लगे हैं, सही तारीख हो, सही नोटरी प्रमाण और हस्ताक्षर हो, इन सब की जांच करनी होगी। नंबर सवाल है पांचवा, अगर रजिस्ट्री में स्टाम्प में त्रुटि हो तो क्या होगा? जवाब है इसका, रजिस्ट्री दस्तावेज को अस्वीकार कर सकती है या चीफ जस्टिस के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकती है और वहां से आपके खिलाफ जांच या कार्रवाई भी प्रारंभ हो सकती है। इसी प्रकार से अगला सवाल है आपका, जब हलफनामे पर कौन सा स्टाम्प अनिवार्य है? 10 रुपए का नोटरी स्टाम्प अनिवार्य है। तो ये मैंने आपको जानकारी दे दी है और इसका अंत में समापन भी है सर, और उसके नीचे फिर मेरे द्वारा डिस्क्लेमर लिखी गई है। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में मैंने सर आपको एक महत्वपूर्ण हाई कोर्ट के 2 महत्वपूर्ण आदेशों की जानकारी उपलब्ध कराई है और इस जानकारी को उपलब्ध कराने का मेरा मुख्य मकसद और उद्देश्य यही है कि सभी नोटरी वकील साहबों को भी और सभी हर आम और खास को इस बात की जानकारी हो, ताकि वो इस कानून का पालन करें और इस कानून का पालन नहीं करने के कारण होने वाली असुविधाओं से और परेशानियों से बचें, जिसका उल्लेख मैंने आपको ई बुक के अंदर से भी पढ़कर बताया है। पूरी डिटेल जानकारी इस ई बुक के अंदर लिखी हुई है। इस ई बुक की लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉपी पेस्ट कर दूंगा। जब आप डिस्क्रिप्शन में मोर एक लिखा हुआ दिखाई देता है, उसमें वीडियो के नीचे यूट्यूब पर जब उस पर क्लिक करेंगे तो पूरी डिस्क्रिप्शन आपकी ओपन हो जाएगी। उसमें आप ई बुक और उसके डाउनलोड और उसके आगे लिंक दिखाई देगी। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो बाय नाउ का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। वहां इसकी मात्र 199 रुपीज कीमत इसकी मेरे द्वारा रखी गई है। यदि आपको इसकी आवश्यकता महसूस होती है तो आप इसे खरीद सकते हैं। मेरे कई व्यूवर्स ने मुझसे कहा है कि सर आप जो भी वीडियो बनाएं उसका पीडीएफ आप हमें जरूर उपलब्ध कराएं। तो ये पीडीएफ ही है जो मेरे द्वारा आपके लिए तैयार किया गया है और इसकी पीडीएफ की लिंक उसके नीचे मेरे द्वारा दे दी गई है वीडियो के नीचे। इसी प्रकार से उसी के नीचे ई बुक डाउनलोड की लिंक के नीचे प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक स्टोर की लिंक दिखाई देगी। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो वहां से आप मेरे स्टोर पर पहुंच जाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक स्टोर पर। वहां 76 से ऊपर ई बुक लगभग मैं अपलोड कर चुका हूं। ये कार्य निरंतर जारी है। आपको उन 76 ई बुक में से जो आपको ऐसा लगता है कि ये आपकी समस्या से जुड़ी हुई हैं और आपसे संबंधित हैं, तो आप उसको वहां से भी परचेस कर सकते हैं ढूंढ के उसमें से 76 ई बुकों में से। ये ई बुक के अंदर से पूरी जानकारी मैंने आपको दी और उसको देने का मेरा मकसद यही है कि आप उस ई बुक को परचेस करने से पहले मेरे इस वीडियो में उस ई बुक से पूरी तरह परिचित हो जाएं। मैंने हर अध्याय को आपको पढ़ के बताया है, हर अध्याय के अंदर क्या लिखा हुआ है ये भी आपको पढ़ के बताया है। इतना कुछ मेरे द्वारा क्लियर आपके समक्ष उस ई बुक के अंदर क्या है आपके समक्ष कर दिया गया है, ताकि जब आप इस ई बुक को खरीदेंगे तो यही सामग्री आपको पीडीएफ के रूप में प्राप्त होगी। मेरे द्वारा बताने का भी मकसद यही है, पढ़ के उसमें से जानकारी देने का भी मकसद यही है कि यदि आपको ऐसा लगता है कि ये ई बुक आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है और आपको इससे बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है और आपकी प्रॉब्लम सॉल्यूशन का कोई रास्ता निकल सकता है, आपको ऐसा लगता है, तभी आप इसे परचेस करें। अगर मैं इसको मेरे वीडियो के अंदर नहीं बताता, खाली मौखिक जानकारी ही दे देता, तो आपको भला कैसे पता लगता है कि सर इस ई बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है? इसलिए मेरे द्वारा इस ई बुक को पूरे वीडियो में डिटेल से बता दिया गया है और उसी में से कानूनी जानकारियां भी दे दी गई हैं कि यदि आपको इसको देखने, सुनने और समझने के बाद लगता है कि आपके लिए आवश्यक है तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से सर मैंने मेरे चैनल पर वसीयत से संबंधित भी काफ़ी वीडियो अपलोडेड किए हैं और इसके अलावा BNS की धारा 2 की 39 परिभाषाओं पर भी मैंने हर परिभाषा पर एक अलग अलग वीडियो बनाया है, मेरे चैनल पर अपलोडेड है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 पर भी मैंने काफ़ी वीडियो बनाए हैं और लगातार जैसे जैसे समय मिलता जाता है मैं वीडियो आगे बनाता जाता हूँ। दिन में कोर्ट की प्रैक्टिस का भी और उसके बाद ऑफिस में आने के बाद मुझे मेरे खुद के दावे मुकदमों को भी देखना होता है। लेकिन इन सब व्यस्तताओं के बाद भी मैं आप लोगों के लिए समय निकाल कर वीडियो बनाता हूं, ताकि आपको अंधेरे से एक रोशनी की ओर ले जाने की मेरे द्वारा एक कोशिश है, एक प्रयास है। और मेरी वीडियो बनाने का भी मकसद यही है, ई बुक लिखने का भी मकसद यही है कि आपको एक मार्गदर्शन हो, एक सूचना प्राप्त हो। क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति के सामने कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उसको कुछ दिखाई नहीं देता है कि अब हम क्या करें। ऐसी स्थिति में एक रोशनी की किरण बन के
मेरा वीडियो आपको मार्गदर्शन दे, मेरी ई बुक से आप फायदा हासिल करें, यही इसी मकसद से मेरे द्वारा इनको बनाया जाता है। और मेरे द्वारा जो भी जानकारी आपको दी गई है वो इस ई बुक के अंदर से ही दी गई है, ताकि आप उससे परिचित भी हो सकें। इसके अलावा वसीयत से रिलेटेड जो मैंने वीडियो अपलोडेड किए हैं वो भी ये मेरे चैनल पर अपलोड हैं, आप उनको वहाँ पर देख सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे एक वकील साहब मेरे मुझसे काफ़ी सीनियर अधिवक्ता हैं वो, अ, उनके द्वारा भी मुझसे ये कहा गया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 पर भी वीडियो बनाएं आप, जैसे कि दावे किस प्रकार से पेश किए जाएंगे, उसमें क्या सावधानियां रखी जाएंगी, पूरी उसकी डिटेल जानकारी पे। तो सर मैं बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो उस पर ज़रूर बनाऊंगा। और मेरे एक व्यूवर्स ने मेरे वीडियो में कई बार कमेंट्स करके भी कहा था कि बड़े दो भाई और एक बहन का विवाद है और उस पे आप वीडियो बनाएं। तो मेरा उनसे ये कहना है, हमारे व्यूवर्स का, उन्होंने काफ़ी बार कमेंट्स किया था, तो मैं उनकी इस जानकारी को तकरीबन 5-6 वीडियो में दे चुका हूँ। पता नहीं उन्होंने वो मेरे वीडियो देखे या नहीं, लेकिन उनको क्या कार्रवाई करना है, किस प्रकार से कार्रवाई होगी, क्या प्रोसेस अपनाई जाएगी, मैं उस पर विशेष तौर से सभी वीडियो में जानकारी, 5-6 वीडियो में इस टॉपिक पर जानकारियां दे चुका हूँ। वो मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं। लेकिन फिर भी मुझे जैसे ही समय मिलता है तो मैं विशेष तौर से इसी टॉपिक पर, कि भाई और बहन की भाई बहन की संपत्ति को हड़पना चाहते हैं, वारिस पत्र बनवा लिया है, इस पे मैं एक विशेष वीडियो जैसी समय मिलेगा सर आप लोगों के लिए जरूर बनाऊंगा। क्योंकि वीडियो बनाने से पहले मुझे बहुत कुछ देखना भी पड़ता है, बहुत कुछ समझना भी पड़ता है। ऐसा नहीं है सर कि बिना कानून देखे ही उसको बता दिया जाए, मेरी पूरी कोशिश रहती है। इसलिए कुछ समय लगने के बाद ही ये वीडियो और ई बुक्स तैयार होती हैं। और इसको तैयार करने का मकसद भी यही है कि इससे आपको फ़ायदा हासिल हो। तो इस प्रकार से सर आज के वीडियो में मैंने आपको बड़े ही महत्वपूर्ण एक विषय पर जानकारी दी है कि ₹10 की नोटरी स्टाम्प से नहीं चलेगा काम, अब ₹50 की ज़रूरी, एमपी हाई कोर्ट का फैसला। तो इस पे सर मैंने मुकम्मल कानूनी जानकारी आपको प्रदान कर दी है और उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।